हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम कुसुम है और इस वीडियो में हम वसंत भाग 3 के पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में समझेंगे। हम इसको इतना डिटेल में समझें कि आपको ये दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रहती है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकते हैं। आधुनिकतम मतलब नए जमाने के। इसमें लेखक कहते हैं कि पत्रों की दुनिया बहुत अजीब गरीब है। पहले के ज़माने में कबूतर, घोड़े या दूसरे अलग अलग साधन होते थे जिसमें पत्र पहुंचाए जाते थे या अपने संदेश दिए जाते थे। व्यक्तिगत अपनी पर्सनल या सरकारी बातों को पहुंचाने का माध्यम या तो कबूतर था या फिर घोड़े या हाथी थे। पर एक ज़माना आ गया कि जब डाकिये होने लगे, चिट्ठियाँ लिखी जाने लगी और एक दूसरे से दूसरी जगह पर पहुंचाई जाने लगी। इनकी हमेशा से उपयोगिता है क्योंकि हम चिट्ठियों के द्वारा पुराने समय के बारे में जान सकते हैं। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार के नए साधन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। व्हाट्सएप, मैसेज और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल तो बढ़ गया है, लेकिन फिर भी चिट्ठियाँ अपनी जगह हैं। पत्र के जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। यह बात बहुत ही सही कही है किसी भी लेखक ने। ये हमने यहाँ तक किया था। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों का केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। इसमें सिलसिला का मतलब है चलन, विवाद का मतलब है झगड़ा, दुनिया मतलब संसार, साहित्य और केंद्रित मतलब आधारित, अनूठी मतलब अलग। ये हमने यहाँ तक कर लिया। पत्र एक नया चलन शुरू करते हैं। राजनीतिक मतलब पॉलिटिक्स, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम झगड़े या नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। हम देखते हैं कि राजनीति में क्या उथल पुथल हुई, उसी पर पत्र लिखे गए हैं। हमारे साहित्य में किस तरह से उतार चढ़ाव आए, कला के क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव आए, यह सब भी हम चिट्ठियों के द्वारा जान सकते हैं। तमाम तरह के लड़ाई झगड़े और नई नई घटनाओं की जड़ पत्र ही होते हैं। पत्रों के द्वारा ही हमें इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। संसार का बहुत साहित्य पत्रों पर आधारित है। दुनिया का बहुत सारा इतिहास पत्रों पर आधारित है। पत्रों का अब आगे बढ़ते हैं। पत्रों का भाव सब एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडित कहा जाता है। लेखक लिखते हैं कि चाहे वह कोई भी देश हो, पत्र का अपना ही महत्व होता है। हमारे देश में अलग अलग इलाकों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और उनमें पत्र को अलग अलग भी नाम से पुकारा जाता है। जैसे उर्दू भाषा में उसे खत कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं, तमिल में कडित कहते हैं। आगे शुरू करते हैं यहाँ से। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। संदेह मतलब शक। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा मतलब सीमा। तलाश दुनिया भर के रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों पर पहुंचते हैं। ठिकानों मतलब जगह। भारत में चलिए अब यहाँ तक कर लिया हमने इसको। अब आगे समझते हैं इसको। पत्र यादों को संभाल कर रखते हैं। पत्र में जो भी बात लिखी जाती है वह एक स्थायी रूप से हमारे सामने उपलब्ध होती है।
उसे कोई मिटा नहीं सकता और कोई बदल नहीं सकता। हम उसे अपने पास रख सकते हैं, हम उस संयम की याद को ताज़ा कर सकते हैं। इस बात से हम सभी सहमत होंगे कि पत्र को लिखने का सबका अपना अपना तरीका है और अपनी अपनी एक सीमा है। कुछ लोग खुलकर बात कहते हैं और कुछ लोग अपनी बातें छुपा लेते हैं। दुनिया भर में भी कितने पत्र हर रोज़ लिखे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम जरूर हुआ है इसका चलन। जब पत्र लिखे जाते हैं तो उनको सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, सही पते पर पहुंचाने के लिए भी अभी भी लोगों को उनकी तलाश रहती है और उनका इंतज़ार रहता है। आगे यहाँ से शुरू करते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। साबित मतलब सिद्ध, अहमियत मतलब मेहनत, महत्व, अहमियत मतलब महत्व, मतलब उसकी इम्पोर्टेंस। भारत में 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ रोज डाक में चलती हैं। इससे पता चलता है कि पत्र की आज भी दुनिया में कितनी ही महत्व है, जितना कि पहले के ज़माने में हुई करती थी। अब लोगों को पत्र लिखना पसंद नहीं करते, क्योंकि अब उनके पास ऐसे साधन आ गए हैं जिसे मोबाइल फ़ोन तथा अन्य साधन, जिसके द्वारा बहुत आसानी से अपने मैसेज भेज देते हैं। आगे चलते हैं हम यहाँ से। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भी भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रही है। इसको समझते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में कहा था कि पहले एक ज़माने में एक दूसरे से दूसरी जगह राजा अपने दूतों के द्वारा ही उनके संदेश पहुंचाते थे। उसके बाद फिर तेज दौड़ने वाले घोड़े आए, जिसका इस्तेमाल उनके पत्र को पहुंचाने के लिए करते थे। उसके बाद पहिए आए और फिर यातायात के दूसरे साधनों में वृद्धि हुई। रेलवे और तार से काफ़ी सारे बदलाव हुए। हिंदुस्तान में जब रेलवे का विकास हुआ और तार से एक दूसरे से दूसरी जगह संदेश भेजना और भी आसान हो गया। अब भी इन संचारों के साधनों में विकास हो रहे हैं, प्रगति हो रही है और रोज नए नए साधन उपलब्ध हो रहे हैं। संदेश को पहुंचाने का सिलसिला बहुत ही तेज गति से बदल रहा है। चलिए अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। पिछली शताब्दी मतलब 100 वर्ष में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। प्रयास मतलब कोशिश। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए, विकसित मतलब आगे बढ़ाने के लिए, संस्कृति मतलब परंपरा। स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। लेखक कहते हैं कि पिछले 100 वर्षों में पत्र लेखन ने एक कला के रूप लिया है, क्योंकि आजकल पत्र लेखन की कला स्कूलों में भी सिखाई जाने लगी है। इसे स्कूल के सिलेबस में शामिल कर लिया है ताकि बच्चे भी इस कला से निपुण हो सकें। अब हम आगे करते हैं यहाँ से। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी सारे प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू हो गया। सिलसिला मतलब क्रम, स्टार्टिंग हो चुकी। भारत ही नहीं कि दुनिया के कई देशों में पत्र लिखने के मुकाबले होते हैं। जो बेहतरीन करते हैं उनको पुरस्कार दिए जाते हैं। विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए हैं। जो पूरी दुनिया की डाक संस्था है वो भी इस बात पर ध्यान देती है कि पत्र लेखन के विकास में ज़्यादातर प्रयास किए जाएं। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं और यह सन 1972 से शुरू हो गया था। चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं।
यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आवाजाही, आवाजाही मतलब आना जाना। देहाती, देहाती मतलब गांव। ठीक है, अब इसे समझते हैं कि आज भी गाँव में चिट्ठियों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि गांव के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनके पास मोबाइल फ़ोन या ज़्यादा इंटरनेट की सुविधा भी नहीं होती, इसलिए वहाँ पे आजकल भी चिट्ठियों का चलन है। एक दूसरे फैक्स आ गए हैं जो कि एक जगह से दूसरे जगह डॉक्यूमेंट प्रमाण पत्र तुरंत भेज देते हैं। ईमेल के द्वारा हम पूरी दुनिया में भी संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन भी एक अच्छा साधन है जो आजकल सबके पास उपलब्ध है, परंतु इन सब ने इन चिट्ठियों को तेजी से रोक दिया है। लेकिन कामकाज में डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि लोगों का बिजनेस बढ़ रहा है और उसके लेन देन में चिट्ठियों का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब अगले पेज की तरफ चलते हैं। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या ना लिखा गया हो। पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार होता है, जिसने इंतज़ार न किया हो ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। बेसब्री मतलब बिना चैन के। आप इसको हम यहाँ तक करते हैं, इसके आगे समझते हैं कि आपको कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं मिला होगा जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई पत्र ना लिखा गया हो। कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी पत्र का इंतज़ार न किया हो। चलिए अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। चलिए पढ़ते हैं कि हमारे जो देश के सैनिक हैं वो बहुत ही उत्सुकता से अपने पत्रों का इंतज़ार करते हैं। इसकी कोई भी मिसाल नहीं है। एक टाइम था कि जब लोग पत्रों का कई कई महीनों तक इंतज़ार करते थे, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा है जो यातायात की सुविधा है उसने पत्रों की गति को बहुत तेज कर दिया है और अब इतना इंतज़ार नहीं करना पड़ता। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। चलिए यहाँ से स्टार्ट कर दिया। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं, और या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। इसमें ये कहते हैं कि आज भी देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि जो अपने दादा परदादाओं की चिट्ठियों को बिल्कुल सहेज कर रखते हैं, जो बिल्कुल उनको संभाल कर रखते हैं। वो चाहे बड़े बड़े लेखक हों, पत्रकार हों या बिजनेसमैन हो, किसी की प्रशंसा करने वाले हों, कवि हों, सन्यासी हो या किसान हो, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान मतलब उस पर हम रिसर्च कर सकते हैं। अगर यहाँ तक मैंने कर दिया, अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते थे, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। इसमें कहते हैं कि अगर उस समय में ऐसा ज़माना होता या इतने साधन उपलब्ध होते तो शायद पंडित नेहरू भी अपनी पुत्री को पत्र लिख देते या
लिख देते और उनको फ़ोन कर देते। पंडित नेहरू के द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा को जो लिखे पत्र पुस्तक के रूप में सहेज कर रखे गए हैं, जिन्हें आज भी पाठक पढ़कर एक प्रेरणा पाते हैं। उस समय के युवा लोग किस तरह से देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, आज भी ये पत्र उनके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रखते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार और धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। सहेज कर मतलब संभाल कर, तमाम मतलब सभी, हस्तियां मतलब जो जाने माने लोग हैं, फेमस पर्सनैलिटीज़। कि इतनी स्पीड से मैसेज हमारे पास आते हैं, उनमें से कितनों को सहेज कर रखना मतलब संभाल कर रखना अब बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। सभी जो फेमस लोग थे, प्रसिद्ध लोग थे, उनकी सबसे बड़ी यादगार उनके द्वारा लिखे गए उनके पत्र ही तो हैं। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। पैमाना मतलब मापदंड। जो हमारे महात्मा गांधी थे राष्ट्रपिता जी, उनकी चिट्ठियों को आज भी युवा लोग पढ़ते हैं। जब हम इन चिट्ठियों को पढ़ते हैं तो हमारे देश में उस समय के हालात कैसे थे, कैसा समय था, किस प्रकार उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करी, उनको हमें समझने का मौका मिलता है और यही एक मापदंड है। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। साबित मतलब प्रूव करना, जमीनी मतलब वास्तविक। इसको यहाँ तक हमने देखा। इन पत्रों ने साबित कर दिया कि जब यह युद्ध हुआ था तब अंग्रेजों ने 200 सालों तक हमारे ऊपर राज किया था और उसके खिलाफ हमारे भारतीय सैनिकों और भारतीय नेताओं ने जो युद्ध छेड़ा था उसकी कितनी ज़मीनी मजबूती थी। इन पत्रों ने यह साबित कर दिया, इनके द्वारा सही जान पाए हैं कि उस समय जो संग्राम छिड़ा था, जो युद्ध छिड़ा था, उसकी वास्तविक भूमिका क्या थी। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही होता था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे। ये हमने यहाँ तक कर लिया। चलिए अभी से समझते हैं कि किसी भी पत्र पर सिर्फ महात्मा गांधी इंडिया लिख जाता था तो वह पत्र सीधा महात्मा गांधी जी के पास अपने आप पहुंच जाता था। उस समय आज़ादी का जो आंदोलन लड़ रहे थे उस समय कई हस्तियों के पास साथ भी ऐसा ही होता था। जो महात्मा गांधी जी के अलावा उनके साथ जुड़े हुए थे, जो आज़ादी के आंदोलन में बहुत सारे महान हस्तियों ने हिस्सा लिया था, उनके साथ भी उनके नाम के पत्र आते और सीधा उनके पास पहुँच जाते थे। गांधी जी के, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं कि गांधी जी के पास पूरी दुनिया में बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। इसमें जोड़ मतलब कि उनकी कोई बराबरी नहीं थी, जवाब मतलब उसका आंसर लिखना। कि गांधी जी के पास देश दुनिया से काफ़ी पत्र आते थे और उनका जवाब देने में कोई बराबरी नहीं थी, वे हर एक का जवाब देते थे और अवश्य देते थे। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं।
इसका मतलब है कि जब लिखते लिखते गांधी जी का दाहिना हाथ राइट हैंड थक जाता था तो अपने बाएं हाथ से लिखना शुरू कर देते थे। महात्मा गांधी जी ही नहीं, आंदोलन के जो दूसरे जो लोग थे उनके पास गांव-गांव में उनके पत्र मिल जाते थे और वो भी ऐसा ही करते थे। आजकल के जो पुराने लोग बचे हैं उनके पास काफ़ी सारे पत्र मिल जाते हैं। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी पर शक्ति पत्र से कम नहीं मानते थे और कई लोग ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितने किताबें लिखी जा चुकी हैं। इसका ये है, ये हमने यहाँ तक कर लिया। पत्र भेजने वाले जो लोग थे उन पत्रों को प्रशंसा पत्र से कम नहीं समझते थे, क्योंकि कई लोग तो उन पत्रों को फ्रेम भी करवा कर रख लिया है। कई ने इन्हें ड्राइंग रूम में लगा लिया है, फोटो फ्रेम में फ्रेम करवाकर बहुत अच्छे से संभाल कर रखा है। पत्र पाठक को एक प्रकार का जादू छोड़ जाते थे जिससे उन पर गहरा प्रभाव पड़ता था। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं और बहुत सारी फिल्में हैं जो पत्रों पर ही आधारित हैं। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं थे। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिख्यो हैं कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। दस्तावेज मतलब प्रमाण पत्र, महान लोगों ने जो पत्र लिखे उनको बिल्कुल संभाल कर रखा गया। वो किसी प्रमाण पत्र मतलब किसी एफिडेविट से कम नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखे गए 200 पत्र जो हरिवंश राय बच्चन जी के नाम लिखे गए थे और सूर्यकांति त्रिपाठी निर्मला जी के पत्र, इन दोनों के पत्रों को इकट्ठा करके हमको लिखियो है कहानी बना दी गई है। और पत्रों के आईनों को दयानंद सरस्वती समेत कई अन्य महान लोगों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें भी आपको मिल जाएंगी, जिसके पढ़कर आप उस समय के पत्रों के बारे में जान सकते हैं। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद मतलब तत्पर, बहुत फास्ट थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। कहा जाता है कि मुंशी प्रेमचंदी, जो कि साहित्य के बहुत बड़े लेखक माने जाते हैं, उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं अनोखी हैं। उन्होंने अपने आने वाले लेखकों को भी प्रेरणा दी है। जब भी उनके पास कोई पत्र जाता था तो उनका जवाब देने में वे हमेशा तैयार रहते थे। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। लेखा जोखा मतलब हिसाब किताब, प्रकाशित मतलब छापना, प्रिंट होना। संग्रह मतलब जमा करना, कलेक्ट करना। तथ्य मतलब हकीकत। मनोदशा उनके मन की दशा। इसका मतलब है कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1915 से लेकर 1941 के बीच में जो पत्रों को छापा गया है उसमें बहुत सी हकीकत को बयान किया है, जागरूक किया है। उनके मन की दशा का हिसाब किताब भी वहाँ से मिल सकता है, उस समय के क्या विचार थे। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। ये कहते हैं गुडविल डाक विभाग वे पत्र जो अनौपचारिक होते हैं उनका विभाग।
भारत में पत्रों को लिखे जाने और उनके एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने की परंपरा बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसका जो विकास है वो भारत की आज़ादी के बाद ही हुआ। जो उसके बाद जो सरकारी विभाग थे उसकी तुलना में सबसे ज़्यादा विकास किया वो गुडविल डाक विभाग ने, जिसका अर्थ है कि वे पत्र जो अनौपचारिक होते हैं उनका विभाग, अर्थात एक दूसरे को लिखे गए अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल। इसके खास वजह हम यहाँ से शुरू करते हैं। अब इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है। इसे समझते हैं कि पत्र लेखन को कला और पत्र एक दूसरे को भेजना लोगों को जोड़ता है। आज के समय में भी चिट्ठी पत्रों ने अपनी महत्वता को खोया नहीं है, अपनी हैसियत को बरकरार रखा है। आज भी लोगों को चिट्ठियाँ पत्रों का इंतज़ार रहता है। अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इसका मतलब है कि शहरी इलाकों में जो सुंदर सुंदर हवेलियाँ हो या फिर जो झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं वो हों, बिल्कुल भयंकर जंगलों से घिरे हुए गांव हो या वहाँ पे पहाड़ों पे जहाँ बर्फबारी हो रही हो वहाँ पे रह रहे लोग हों, या जो समुद्र तट के किनारे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान के लोग हैं, वो आज भी खतों का उतनी ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें से जो बेसब्री था, मतलब कि उनको बिना चैन आए, बिना अधीरता के, बिल्कुल ढानिया मतलब कि कच्चे मकानों की बस्ती जहाँ पे कच्चे कच्चे मकान बने हो। दुर्गम मतलब बहुत से कठिन रास्ते जहाँ पे पहुँचना बहुत कठिन लगता है। अब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। एक दो नहीं करोड़ों लोग खेतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और उसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाले डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। इसका मतलब है कि किसी को खत पहुंचाना होता है तो किसी को मनी ऑर्डर के द्वारा पैसे पहुंचाने होते हैं, तो इन सब सुविधाओं के लिए लोग डाकघर ही पहुंचते हैं। आप जहां देखें, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर शहर में आपको डाकखाना अवश्य मिल जाएगा। गांव के लाखों गरीब लोगों का जो चूल्हा है वो मनी ऑर्डर द्वारा ही आए पैसों से चलता है। घर में कमाने वाले लोग दूर शहरों में काम करते हैं, वे मनी ऑर्डर के द्वारा अपने परिवार को पैसे देते हैं ताकि उनका गुजारा हो सके। गांव में और जो गरीब बस्तियों में जो चिट्ठियां और जो मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया है उसे देवदूत के समान समझा जाता है, उसकी पूजा की जाती है। जैसे ही वो आपके दरवाजे पर आ गया हो और आपका मनी ऑर्डर ले आया हो तो ऐसा लगता है कि स्वयं ईश्वर ही आ गया है। इसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह जी। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो और मेरी बाकी वीडियोस को भी प्लीज़ देखें। धन्यवाद।